नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इस्तकबाल। गैस की किल्लत में कमी, मुंबई में 20% होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में नल्ला चेरू झील की बहाली के बाद इसका किया इफ्तिताह और कहा, तनकीद के बावजूद हाइड्रा के तरक्याती काम है जारी। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटरीट में प्राइवेट अस्पतालों के इंतजामिया के साथ इजलास मुनाकिद करके इंसानी आज़ा की पेवदकारी पॉलिसी और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के निफाज का लिया जायज़ा। ज़िले संगारेड्डी के नियालकल मंडल के रुकमापुर गांव में वाक़ कदीम मुस्लिम क़ब्रस्तान को बाज़ अफराद की जानिब से मिसमार करने का वाक़या आया पेश। एमआरओ और पुलिस ने कार्रवाई का दिया तयक़्क़ुन। सेक्रेटरीट में सियाहत, सक़ाफ़त, आसार क़दीमा और एक्साइज़ महकमा के बजट तख़मीने पर जायज़ा इजलास। नायब वज़ीर आला ने अहदेदारों को दी अहम हिदायत। असम्बली और कौंसिल के आगाज़ से कबल BRS के अरकान असम्बली व कौंसिल के लिए खुसूसी तरबियती वर्कशॉप का आगाज़। पार्टी के सीनियर कायदीन की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, DGP शिवधर रेड्डी और दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे, जिन्होंने भी नए गवर्नर का खैर मकदम किया। LPG गैस की किल्लत के बायस मुंबई में 20% होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद होने पर है। एक तरफ मरकज़ी हुकूमत कह रही है कि मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर काफ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ कई इलाक़ों में ईंधन की कमी तशवीश पैदा कर रही है। कमर्शियल सिलेंडरों LPG की किल्लत के बायस मुंबई में तकरीबन 20% होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। मुंबई होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मंगल के रोज़ ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो आइंदा दिनों में शहर के आधे होटल भी बंद हो सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स के मुताबिक मुंबई के तकरीबन 10 से 20% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं और अगर गैस की किल्लत अगले 3 दिनों तक जारी रही तो मुंबई के तकरीबन 50% होटल बंद हो सकते हैं। शहर के डोंगरी इलाके में कई होटलों के शटर गिर चुके हैं। ताहम मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि फ़िलहाल हमारे पास गैस के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में नल्ला चेरू झील की तरक्याती कामों के बाद इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा की और हाइड्रा की जानिब से बहाल किए गए झील को आवाम के लिए शुरू किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान सियासत होती है, लेकिन इसके बाद तरक्की पर तवज्जो दी जाती है। उन्होंने कहा, तनकीद के बावजूद हाइड्रा के तरक्याती काम जारी रखे गए। रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट मनसूबे के लिए आवाम से ताउन की अपील करते हुए यकीन दहानी कराई कि मुतासरा गरीब ख़ानदानों को मुआवजा और रिहाइश फराहम की जाएगी। అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనేది నా విధానం. అభివృద్ధి వేదికల మీద రాజకీయాలు చర్చించడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకే ఈనాడు ఎంతమంది ఎన్ని విమర్శలు చేసినా, ఎన్ని ఆరోపణలు చేసినా, హైడ్రా ప్రారంభించినప్పుడు, హైడ్రా పనులు కొనసాగిస్తున్నప్పుడు చాలా మంది చాలా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. ఎవరు ఏ ఆరోపణలు చేసినా నా ఆలోచనలో, నా సంకల్పంలో నాకు ఎలాంటి దురుద్దేశాలు లేవు కాబట్టి వాటన్నిటి విమర్శలను మౌనంగా సహనంతోనే నేను వాటిని భరించిన. ఈనాడు హైడ్రా కమిషనర్ గారు, ఇతర అధికారులు ఈ నల్ల చెరువును చేసిన అభివృద్ధిని చూసిన తర్వాత ఇక్కడున్న వేలాది మంది వాళ్ళ మొహాలలో ఆనందం చూస్తే నాకు పడ్డ తిట్లు నాకు ఆశీర్వాదం కిందనే నేను భావిస్తున్నా. వాటిని తిట్లుగా నేను చూడడం లేదు. మిత్రులారా, వివిధ జిల్లాల నుంచి, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి, వివిధ దేశాల నుంచి కూడా మన ప్రాంతానికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఇక్కడికి తరలి వస్తున్నారు. మనం కళ్ళు మూసి తెరిసే లోపల వేల మంది లక్షలైనరు. ఇవాళ లక్షల జనాభా 1,34,00,000కు పెరిగిపోయింది అని అంటే
ఈ మహానగరం ఈ రోజు ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే విధంగా ఈ రోజు అభివృద్ధి చెందుతున్నది. ఈ రోజు లక్షలాది మంది ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నివసించడానికి స్థలం లేకనో, అవకాశం ఉన్న దగ్గర చిన్న చిన్న గుడిసెలు వేసుకోనో, లేకపోతే వాళ్ళ ఆదాయంలో 1-2 గదులు నిర్మించుకోనో, ప్రభుత్వ స్థలాలలో లేకపోతే చెరువుల్లో నిర్మాణం చేసుకొని ఉండొచ్చు. కానీ అనధికారికంగా అలా కట్టుకున్న వాటిని తొలగించినప్పుడు కొంతమంది పేదలకు నష్టం జరిగి ఉండొచ్చు, ఇంకొంతమంది పేదలకు దుఃఖం కలిగి ఉండొచ్చు. ఇవాళ నేను వేదిక మీద నుంచి స్థానిక శాసనసభ్యులు అదేవిధంగా మిత్రుల అరికపూడి గాంధీ గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, ఈ విధంగా ఎవరైనా నిర్వాసితులు జరిగితే, వాళ్ళు ఏవైనా నివాస స్థలం కోల్పోతే వాళ్లకు కొన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నేను తీసిపెట్టినా, నిజమైన అర్హులైన పేదలుంటే వాళ్లకు నివసించడానికి అవసరమైన వసతిని కల్పిద్దాము. మీరు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు సేకరించండి. ఏ పేదవాడిని ఇబ్బంది చేయడం, ఏ పేదవాడి ఇల్లు కూలగొట్టడం మన ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం కాదు. కానీ బస్తీలలో, కాలనీలలో, మనం నివసించే ప్రాంతాలలో ఈ రోజు నీళ్లు నిలిచే ప్రాంతాన్ని మనం ఆక్రమించుకుంటే, చెరువులలో మనం అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడితే చిన్న వర్షం వచ్చినా ఆ నీళ్లు మన కాలనీలోకి, మన ఇళ్లలోకి వచ్చి జీవితకాలం కష్టపడిన మన సొమ్మంతా తినడానికి బియ్యం నుంచి చదువుకున్న పిల్లల సర్టిఫికెట్లతో పాటు మన బట్టలు, మన సర్టిఫికెట్లు, మన టీవీలు, మన ఫ్రిడ్జులు, చివరికి మనం కప్పుకునే దుప్పట్ల నుంచి మంచాల వరకు నీళ్ళల్లా ఈరోజు తడిసిపోతున్నాయి. వరదలు వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన నడుముల లోతు నీళ్ళల్లా నిజాంపేట ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే వరదలు వచ్చి కాలనీలు మునిగిపోయినాయో ఈ ప్రాంతంలో నేను వచ్చి తిరిగి చూసిన. ఆ రోజు నేను చూసింది, నీళ్లు ఎక్కడైతే ఉంటాయో నీళ్ల నివాస ప్రాంతాన్ని మనం ఆక్రమించుకుంటున్నాం. నీళ్లు వెళ్ళడానికి, నీళ్లు నిలవడానికి స్థలం లేకపోవడం వల్ల ఆ నీళ్లు మన ఇళ్లలోకి, మన కాలనీల్లోకి, మన వీధుల్లోకి వస్తున్నాయి. అందుకే ఈరోజు కొద్దిమందికి కష్టమో నష్టమో వచ్చినా, కొంతమంది బాధపడినా ఈరోజు ఈ చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని మనము తీసుకున్నాము. ఈరోజు చెరువులు, నాలను ఆక్రమించుకున్న పెద్దలకు, మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు నా సూచన ఒక్కటే, మీకు న్యాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఉన్నది. మీరు సహకరించండి. ఇట్లా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో చెరువులను మనం పునరుద్ధరించుకుంటే మన సంస్కృతి, మన హైదరాబాదు ఒక గొప్ప నగరంగా రాణిస్తుంది. మనం బతుకమ్మ పండుగలు చేసుకోవడమే కాదు, సాయంత్రం పూట కుటుంబ సభ్యులతోని మనం వాకింగ్ చేసుకోవడానికి కానీ, ఈ లేక్ల ఒడ్డునే ఈరోజు మనము స్టాల్స్ పెట్టడానికి స్వయం సహాయక సంఘాలకు షాపులు ఇవ్వమని చెప్తున్నా. కుటుంబాలు సాయంత్రము ఈ వాకింగ్కి వచ్చిన సమయంలో పాలు కొనుక్కోవాలనుకున్నా, కూరగాయలు కొనుక్కోవాలనుకున్నా, ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులను కొనుక్కోవాలనుకుంటే కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో పెట్టండి. हैदराबाद में रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटरीट में प्राइवेट अस्पतालों की इंतज़ामिया के साथ एक इजलास मुनक़िद करके इंसानी आज़ा की पेवंदकारी पॉलिसी और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के निफाज का जायज़ा लिया। इजलास में ऑर्गन डोनेशन को फ़रोग़ देने और तरीक़ेकार को आसान बनाने पर जोर दिया गया ताकि तेलंगाना इस मैदान में दीगर रियासतों के लिए मिसाली बन सके। वज़ीर ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ज़्यादा अखराजात पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए हिदायत दी है कि कीमतों को मुनज़्ज़म किया जाए ताकि आम लोग भी इलाज का ख़र्च बर्दाश्त कर सकें। इजलास में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मौसर निफाज और इलाज के अखराजात को काबू में रखने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़िले संगारेड्डी के न्यालकंद मंडल के रुकमापुर गांव में वाक़ क़दीम मुस्लिम क़ब्रिस्तान को बाज़ अफराद की जानिब से मिसमार करने का वाक़या पेश आया। मुक़ामी अफराद के मुताबिक ज़मीन के ताजिर रास्ता बनाने के लिए क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुक़ामी मुसलमान मौके पर पहुँच गए, जबकि साथ ही तहसीलदार और पुलिस भी मौके पर पहुँचे, जिसके बाद हुक्काम ने हालात का जायज़ा लिया। तहसीलदार ने बताया कि लैंड ग्राबर्स के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एक ट्रैक्टर और दीगर एक गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़मीरुद्दीन है। मैं हदनूर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हदनूर से 2 किलोमीटर दूर पे जो है रुकमापुर एक गांव है। यहाँ पर जो है तकरीबन मुसलमानों का 100-150 साल पुराना कब्रस्तान है।
जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के देखे हुए कई लोग ऐसे मौजूद है जहाँ पर हमारे मुसलमानों को तदफीन करे सो है। लेकिन आज जो है 150 साल के बाद जो इतना पुराना कब्रस्तान है, थोड़े लोग जो है जमीन खरीदते हुए, सेलिब्रिटी वाले जो है जमीन खरीद के बाज़ाब्ता जो है पीछे से जमीन खरीद के या कब्रस्तान को जो है तोड़ के यहाँ से गेट बना के जो है कब्रस्तानों से कारोबार करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत से कि ये जो पुराने हमारे कब्रस्तान है जो पहले से मौजूद है, जिसमें हमारे आबा वाजदाद मदफून है, ऐसे कब्रस्तानों को जो है लोग कारोबार धंधा बना के जो है यहाँ से कारोबार करना चाह रहे हैं। हम इंसाफ चाह रहे हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसे कोशिश कर रहे हैं, जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना और उनको जो है जल्दी उनके पीछे कार्रवाई कराना है। हम हुकूमत से ये मुतालबा चाह रहे हैं। तो हजनूर पुलिस को इंटीमेशन नहीं दी आप? तकरीबन 1-1.5 महीना पहले से हम दे रहे हैं। 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले हम गए, जाके बाज़ाब्ता जो है हम उनके पास ऐसा इत्तला दिए उनको कि 1.5 महीना पहले देखो भाई यहाँ पर कब्रस्तान तोड़ दिए, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर काम भी नहीं चलना बोल के इत्तला दिए। जब तक पूरी तहकीक नहीं करते उस वक्त तक जो है यहाँ पर कोई काम नहीं चलना बोले। लेकिन रोजाना जो है लोग काम रोकने को तैयार नहीं है। पुलिस को राइटिंग में लिख के देते आप? हाँ, राइट लिख के देते, लिख के दिए थे इससे पहले, पेपर में दिए थे, पेपर में सिग्नेचर है हमारे पास, सीए साहब की भी सिग्नेचर है हमारे पास। जो मिसमार कर रहे थे उस वक्त इत्तला दिया पुलिस को? हाँ, आज की भी दिए, इत्तला दिए। आके रोके, आए बात कर रहे हैं। अभी भी एमआरओ साहब भी है, उनसे भी बात कर रहे हैं। उनको भी जाके तकरीबन 1 महीना पहले एमआरओ साहब को भी इत्तला दिए हम कि यहाँ पर हमारा कब्रस्तान 100-150 साल पहले से मौजूद है, जरा तहकीक करो, आके लोग तोड़ रहे हैं, जरा आके एक बार बात करो, बल्कि इससे पहले भी हम इत्तला दिए उनको। लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना काम कर रहे हैं, रुकने को तैयार नहीं है। आज गेट बिठा रहे हैं कब्रस्तान के बीच में से। अब आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस और हुकूमत एमआरओ साहब से क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जैसा कब्रस्तान था वैसा कब्रस्तान मौजूद है ना। आप जो भी कारोबार कर रहे होंगे, जमीना बेच के कर लो, क्या भी कर लो, लेकिन ये जो है किसी के कब्रस्तानों से कारोबार करने की जरूरत नहीं है। हम खाली हमारे कब्रस्तान की बात नहीं कर रहे, चाहे वो कोई भी हो। जमीन के अंदर एक आदमी दफन हुआ तो हर एक की इज्जत और एहतराम है, तो हर एक के कब्रस्तान की इज्जत है। ये ऐसा जो है ये फिरका वाराना जो है अब तक हमारे मंडल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जो है यहाँ से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये जो जितने लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना और उनको जो है जल्द से जल्द उनके पीछे कार्रवाई करना, हम यही मुतालबा चाह रहे हैं। हम और सेलिब्रिटी वेंचर वाले के ऊपर खास तौर से तहकीक करना, और उन्होंने जो है यहाँ से फोन करे तो नहीं उठा रहे, रेबरों को भिजा के रोजाना जो है काम करा रहे हैं, यहाँ पर कभी सामने आने को तैयार नहीं हो रहे। रत्नम नाम है उनका नाम। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सियाहत, सकाफत, आसार कदीमा और एक्साइज महकमों के बजट तखमीने 2026-27 पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने की, जबकि वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव भी शरीक रहे। इजलास में आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़, तरक्याती मनसूबों और महकमों की तरजीहात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। अहदेदारों ने जारी मनसूबों और मुस्तक़बिल के प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ तफसीलात भी पेश किए। इस मौके पर रियासत में सियाहत के फ़रोग़, सक़ाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुताल्लिक़ा महकमों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दामात पर भी गौर किया गया। हैदराबाद के गड्डीपेट में वाक़ई गोलकुंडा रिज़ॉर्ट में BRS के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल के लिए ख़ुसूसी तरबियती वर्कशॉप का आगाज़ हुआ। इस वर्कशॉप में BRS के कारगुजार सदर KTR, सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास यादव, असम्बली विप विवेकानंद और दीगर ने शिरकत की। इसका मकसद आने वाले असम्बली सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली को मजबूत बनाना और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उठाना है। वर्कशॉप में अरकान असम्बली के क़वाइद व ज़वाबित, दस्तूरी उमूर और पार्लिमानी तरक़्क़ीकार के बारे में रहनुमाई दी जा रही है। मुख्तलिफ़ सेशन में सीनियर्स कायदीन अरकान को अवामी मसाइल उजागर करने और अपोजिशन के तौर पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली से आगाह कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में 16 मार्च से ज़ालाबारी और बारिश की पेशक़ियासी की है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम में तब्दीली की पेशगोई करते हुए रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक इस माह 16 तारीख से 23 मार्च के दरमियान रियासत के बेशतर अजला में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में इंतबाह जारी करते हुए कहा कि कई मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और ज़ालाबारी भी हो सकती है। बाज़ इलाक़ों में तेज़ हवाओं के चलने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं, जिसके बायस किसानों और आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। दूसरी जानिब आज साहिली इलाक़ों में हल्की बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया।
माहिरीन मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाले मौसमी निज़ाम के असरात के बायस रियासत में बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमा मौसमियात ने किसानों को मशवरा दिया कि वो फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि आवाम से भी कहा गया है कि गर्ज चमक और ज़ालाबारी के दौरान खुले मुकामात पर जाने से गुरेज करें। मौसमी माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्ज हरारत में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। हैदराबाद के रियासती सेक्रेटरीट में गोदावरी पुष्प करालू 2027 के इंतजामात के सिलसिले में काबीना की ज़ैली कमेटी का पहला इजलास वज़ीर डी श्रीधर बाबू की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में पुष्प करालू के दौरान ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात, मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल और इंतजामात पर इब्तदाई तबादला ख़याल किया गया। इजलास में वज़रा कुंडा सुरेखा, पुंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी, टी नागेश्वर राव, डी वेंकट रेड्डी और अलदूरी लक्ष्मण कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर और मुताल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सदर YS शर्मिला ने कहा कि मुल्क और रियासत में किसान शदीद कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के किसानों पर तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए, जबकि रियासती किसानों पर 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने किसानों को 20,000 रुपये देने का वादा किया था, मगर एक स्कीम के तहत सिर्फ 14,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उनके मुताबिक रियासत के 93 लाख किसानों में से सिर्फ 47 लाख को ही फ़ायदा पहुंचा है, जबकि किराएदार किसान को कोई माली मदद नहीं मिल रही। అసలు నిన్న పార్లమెంట్ లో రైతుల గురించి ఒక రిపోర్ట్ బయట పెట్టారు. ఆ రిపోర్ట్ ఏమిటంటే మన దేశం అంతటిలో రైతులకున్న అప్పులు 30 లక్షల కోట్ల రూపాయలైతే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతుల అప్పులే దాంట్లో 3,75,000 కోట్ల రూపాయలంట. అంటే 10% ఎక్కువ. అంటే మన రాష్ట్రంలో రైతులు రెండో స్థానంలో ఉన్నారు అప్పుల్లో. అంటే అందరికంటే ఎక్కువ స్థానంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉంది. ఎంత ఘోరం అంటే ఇది, కనీసం ప్రతి రైతుకు మన రాష్ట్రంలో 2 లక్షల నుంచి 7.5 లక్షల రూపాయల వరకు అప్పుందన్నమాట. అంటే ఈ రోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర రైతాంగం మొత్తం అప్పుల పాలైపోయింది. ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు? చంద్రబాబు గారేమో ఇది రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వం అని చెప్తారు. ఏది రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వం? రైతుల్ని అప్పుల్లో ముంచడమే రైతు సంక్షేమమా మీకు? చంద్రబాబు గారు చెప్తారు మేము వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేస్తారట. రైతులను అప్పుల్లో ముంచడమే మీరు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేయడమా? చంద్రబాబు గారు సమాధానం చెప్పాలి. అసలు చంద్రబాబు గారు అన్నదాత సుఖీభవ అని 20,000 రూపాయలు ప్రతి రైతుకు ఇస్తానన్నాడు. కానీ చంద్రబాబు గారు ఇస్తున్నారేమో 20,000లో 14,000 ఈయనిస్తాడు, 6,000 ఏమో PM కిసాన్ కలిపి ఇస్తున్నాడు. కానీ మేనిఫెస్టోలో ఇది చెప్పలేదు. సూపర్ 6 లో చెప్పినప్పుడు మాత్రం 20,000 నేనే ఇస్తానన్నాడు చంద్రబాబు గారు. కానీ ఇవ్వటం లేదు. 93 లక్షల మంది రైతులు మన రాష్ట్రంలో ఉంటే చంద్రబాబు గారు ఇస్తున్నది కేవలం 47 లక్షల మందికి మాత్రమే. అది కూడా ఆ 14 లక్షలు కూడా ఇస్తున్నది కేవలం 47 లక్షలు, అంటే సగం మందికి మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఇక కౌలు రైతులకైతే మన రాష్ట్రంలో అసలు దిక్కే లేదు. ఎంత గోడు ఎంత ఏడ్చుకున్నా కూడా అసలు ఒక్కరు కూడా కౌలు రైతును పట్టించుకునే పరిస్థితే లేదు. రైతు కూడా పండించిన పంట ఎంత మంది రైతులు గిట్టుబాటు ధర రావటం లేదు అని ఏడుస్తున్నారు. కనీసం మద్దతు ధర ఉండి కూడా దాన్ని అమలు చేయరు. ఇక రైతు ఎలా బాగుపడాలి? రైతు ఎలా బతకాలి? ముష్టి 500 కోట్లు పెట్టాడు చంద్రబాబు గారు బడ్జెట్ లో ధర స్థిరీకరణ నిధి కోసం. ఏం సరిపోతుంది? ఏ రైతుకు సరిపోతుంది? పోనీ 500 కోట్లైనా వాడుతున్నారా అంటే అది వాడరు. దాన్ని మళ్ళీ డైవర్ట్ చేస్తారు. కనీసం యూరియా కొందామంటే దొరకటం లేదు. ఇంత అధ్వానంగా ఉంది రైతుల పరిస్థితి మన రాష్ట్రంలో. దీనికి అంతటికీ కారణం కూటమి సర్కారే. तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने ऐलान किया कि खम्मम ज़िले के वेमुलगुंटला इलाके में मकानात मुनहदिम होने से मुतासरा गरीब ख़ानदानों को इंसाफ मिलने तक इनकी गैर मुय्यना भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि जहां मकानात मुनहदिम किए गए वहीं मुतासरीन को दोबारा मकानात फराहम किए जाएँ और मामले की आज़ादाना व मुसन्निफाना तहक़ीक़ात कराई जाए। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़मीन की कीमतें बढ़ने के बाद गरीबों की अराज़ी बाअसर अफराद को देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला और ज़िले के वज़रा से फ़ौरी रद्द-ए-अमल का मुतालबा करते हुए कहा कि जब तक मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता इनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। కొంచెం సైడ్ ఇయ్యండి, జరగండి, సైడ్ ఇయ్యండి, జరగండి.
मस्जिद बगदादी ज़हीराबाद में दूसरे दहे की तरावी में तकमील कुरान के मौके पर एक रूहानी तकरीब मुनक़िद हुए। इस मौके पर हाफिज़ बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन निज़ामी, ख़तीब जामा मस्जिद बीदर ने खिताब किया। इस मौके पर सैयद सैफुल्लाह क़ादरी और हाफिज़ शकील ने ख़त्म शरीफ पढ़ा और फ़ातिहा ख़्वानी की। आखिर में हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ अहमद ने उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन आलम इस्लाम की तरक्की व खुशहाली और ख़ुसूसन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ की। इस मौके पर मुसल्लियान मस्जिद की जानिब से हाफिज़ साहब को सैयद शाह हसामुद्दीन क़ादरी के हाथों नजराना पेश किया गया। इस जलसे की सरपरस्ती व निगरानी सैयद शाह रिजवान क़ादरी बगदादी, सज्जद रशीद दरगाह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने की। इस मौके पर सैयद फ़रहान क़ादरी, सैयद ज़ियाउद्दीन क़ाज़ी ख़तीब ईदगाह ज़हीराबाद, सैयद सैफुल्लाह क़ादरी इमाम मस्जिद मूसा और मोहम्मद दस्तगीर के अलावा मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थी। करेगा कि पाक परवरदिगार दिन भर ये भूखा प्यासा रहा करता है। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहता है, तो कहेगा कुछ और नहीं, बंदा सिर्फ और तेरे लिए भूखा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता था। अब मैं तेरी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, इसकी सिफारिश करता हूँ कि इसे जन्नत अता फरमा। और कुरान करीम अपने पढ़ने और सुनने वालों को रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, ऐ पाक परवरदिगार ये रात में खड़े होकर कुरान पढ़ा करता था, कुरान सुना करता था, मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूँ कि इसे जो है जहन्नम से आजादी अता करके जन्नत अता फरमा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन में रोजा रहे, रात में कुरान पाक की तिलावत किया है, समाअत किया है, ये उसका करोड़ा एहसान है। पहला आशरा रहमत का था, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का और तीसरा आशरा जहन्नम से आजादी का। अब अल्लाह ने हमको रहमत का मुस्तहक बना दिया, फिर मग़फ़िरत कर दिया, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। ये अशरा सबसे अहम अशरा है और यही अशरे में हम सबसे ज्यादा गफलत बरतते हैं। आज देखिए आप तकरीबन लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पहले दहे में कुरान पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, दूसरे दहे में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मस्जिद फुल के करीब थी, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो पहले दहे में जो कुरान करीम सुने थे, बोले कि हमारी तरावी हो गई, वही दरगाह शरीफ की मस्जिद में हो गई, बस 10 दिन कोई तरावी पढ़ लिया, कुरान करीम समाअत कर लिया, तो समझ जाओ कि वो पूरी तरावी पढ़ लिया मैंने, कि ये समझ रहा गलत है। 10 दिन में आपने कुरान करीम को सुना है, पूरा महीना भर के आपको तरावी पढ़ना सुन्नत मौका था। आइए जो कसरत से कुरान पढ़ते हैं, कोई 3 दिन का शबीना पढ़ रहा है, कोई 10 दिन का पढ़ रहा है, कोई 5 दिन का पढ़ रहा है, कोई 6 दिन का पढ़ रहा है, ये कुरान करीम एक मौके से बहाने से कसरत से सुना जाए, पढ़ा जाए, ये मकसद है सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। अब ये 10 दिन पढ़ लिए और उसके बाद पूरे हम होटलों को आबाद ना करें, बाजारों को आबाद ना करें। आप देखेंगे सबसे बड़ी हमारे मुआशरे में ये गलत चीजें फैल रही है कि दहेज शबीने सुनने के बाद होटल आबाद हो रहे हैं, बाजार आबाद हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ईशा पढ़े तो पढ़े, नहीं तो नहीं, बल्कि होटलों के अंदर बैठे हुए हैं, फोरम में मसरूफ है। आप 20 रकात तरावी आप कहीं भी चाहे 12:15 चलता हो अपने महल, 1 घंटे की बात है। मगर याद रखें, गुज़िश्ता साल रमजान मुबारक में कई लोग हमारे साथ थे, आज वो लोग मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ने हमको जिंदगी अता करके, हम पर एहसान करके फिर एक मर्तबा रमजान मुबारक का मौका दिया। बंदे बिल्कुल रहमत का आशरा भी दे रहा हूँ, मग़फ़िरत का भी दे रहा हूँ, तुझे जहन्नम से आजादी का आशरा भी दे रहा हूँ। फिर एक मर्तबा मौका अल्लाह ने हमको इनायत कर रहा है। इस मौके को गनीमत जानकर बेकारी में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह को राजी करने में गुजारें। अब ये नहीं कि 10 दिन आप पढ़ लिया, दूसरे दिन से पूरे भाई हमारी होगी, दूसरा दफा पढ़ लिया मैं कुरान, तरावी नहीं। तरावी चांद देखने से लेके फिर शव्वाल का चांद देखने तक आपको तरावी पढ़ना है। आप रमजान का चांद देखे तरावी पढ़ना, शव्वाल का चांद देखे उस दिन आपको तरावी नहीं, शव्वाल का चांद देखिए, ईद का चांद देखिए,
मगर खुदारा ऐसी चीजें माशरे में मत लाइए कि 10 दिन पढ़ लिए तरावी खत्म हो गई हमारी। ये कितने लोग मेरे दोस्त अहबाब में से फोन करके तो बोलेंगे मैं 10 दिन का पढ़ लिया, हो गई मेरी तरावी। ऐसा नहीं, तरावी नहीं पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करेगा। आप कुरान करीम समाप्त किया है 10 दिन में। निज़ामाबाद के मोहल्ला फुलांग में जारी वोटर सर्वे के सिलसिले में आवाम की सहूलत के लिए समाजी कारकुन नदीम अहमद की जानिब से 2002 की वोटर लिस्ट के प्रिंट्स फराहम किए जा रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद आवाम को अपने दादा या वालिद के नाम से वोटर तफसीलात मालूम करने और सर्वे के अमल को आसान बनाना है। मोहल्ले के सर्वे मराकज़ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं। इस मौके पर नदीम अहमद ने आवाम की रहनुमाई करते हुए वोटर लिस्ट के प्रिंट्स फराहम किए, जिस पर मोहल्ले की आवाम ने इनका शुक्रिया अदा किया और इस इक़दाम को अवामी खिदमत करार दिया। आखिर में सुर्ख़ियां और एक बार। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इस्तकबाल। गैस की किल्लत में कमी, मुंबई में 20% होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में नल्ला चेरू झील की बहाली के बाद इसका किया इफ्तिताह और कहा तनकीद के बावजूद हाइड्रा के तरक्याती काम है जारी। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटरीट में प्राइवेट अस्पतालों के इंतजामिया के साथ इजलास मुनाकिद करके इंसानी आज़ा की पेवदकारी पॉलिसी और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के निफाज का लिया जायज़ा। ज़िले संगारेड्डी के नियालकल मंडल के रुकमापुर गांव में वाक़ कदीम मुस्लिम क़ब्रिस्तान को बाज़ अफराद की जानिब से मिसमार करने का वाक़या आया पेश। MRO और पुलिस ने कार्रवाई का दिया तयक़्क़ुन। सेक्रेटरीट में सियाहत, सकाफ़त, आसार क़दीमा और एक्साइज महकमा के बजट तखमीने पर जायज़ा इजलास। नायब वज़ीर आला ने ओहदेदारों को दी अहम हिदायत। असम्बली और कौंसिल के आगाज़ से कबल BRS के अरकान असम्बली व कौंसिल के लिए खुसूसी तरबियती वर्कशॉप का आगाज़। पार्टी के सीनियर कायदीन की शिरकत। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।